सभी साथियों को नमस्कार। प्रयास के ऑनलाइन आज अपन बात करेंगे एक के सॉल्यूशन जिसमें आपके एग्रोनॉमी के स्पेशली जो आपके जेईटी आपके जो भी कृषि के संबंधित जितनी भर्तियां हैं उनमें सभी के लिए महत्वपूर्ण जो कि तो अपन लेके आए बात करेंगे। तो आज के अपन क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो फसल मिक्स्ड क्रॉपिंग शब्द है क्या है शब्द है किसने दिया था? इस क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। तो बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है लाफ्लीट, सेकंड ऑप्शन है आपका अय्यर और थर्ड ऑप्शन है आपका बेंजेरिक और फोर्थ ऑप्शन आपका कौन सा? डीजे निकोल्स। तो क्वेश्चन था अपना मिश्रित फसल जो शब्द है वो किसने दिया था? तो ये दिया था लाफ्लीट्स। क्या था? लाफ्लीट्स। मिश्रित फसल होता क्या है? तो क्या दो से अधिक जो फसल है उनके जो बीज होते हैं उन बीजों को मिलाकर क्या करते हैं? बुआई करते हैं। कोई निश्चित पंक्ति नहीं होती कि अपन क्या करते हैं उस बुआई करते हैं। तो अपन कहते हैं क्या? मिश्रित फसल। दो या दो से अधिक फसलों की जो भी बीज होते हैं तो बिना पंक्ति के क्या किया जाता है? बुआई की जाती है। उसको अपन कहते हैं मिक्स मिश्रित फसल। तो शब्द किसने दिया था? आपके डाफलिड्स। अय्यर जो नामक जो वैज्ञानिक है उसने दिया था आपका अंतरासस्य शब्द दिया था। अंतरासस्य शब्द। अब ये अंतरासस्य शब्द की बात करें या अंतरासस्य फसल क्या होती है? तो अंतरासस्य फसल होती है वही दो या जो दो से अधिक जो फसल होती है उन फसलों के बीजों को क्या करते हैं? एक निश्चित पंक्ति में बुआई करते हैं। निश्चित पंक्ति में क्या की जाती है? बुआई की जाती है। उसको अपन कहते हैं क्या? अंतरासस्य फसल कहते हैं। जो शब्द किसने दिया था? अय्यर नामक वैज्ञानिक ने। अगर दो या दो से बिना पंक्ति के अपन फसलों की बुआई करते हैं उसको मिश्रित फसल, और पंक्तियों के अंदर अपन बीजों की अपन बुआई करते हैं उसको अपन कहते हैं क्या? अंतरासस्य फसल। जो शब्द किसने दिया था? अय्यर। आपके जो बेंजेरिक नामक जो वैज्ञानिक है इन वैज्ञानिक ने क्या कौन सा शब्द दिया था? आपका जो राइजोबियम जो है उस राइजोबियम जीवाणु की जो खोज है वो खोज किस वैज्ञानिक ने? बेंजेरिक नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा होगा? लाफ्लीट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो आपका आता है कि पादप को जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए कितने पोषक की आवश्यकता होती है? कोई भी पादप हो, कोई भी फसल हो, कोई भी फ्रूट वाला प्लांट हो, तो कोई भी पादप है उसको अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 17 पोषक तत्व आवश्यकता होती है। अब पोषक तत्व की अपन बात करें तो पोषक तत्व होते कितने प्रकार के हैं? तो ये पोषक तत्व हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन से होते हैं? वृहत पोषक तत्व। और दूसरे होते हैं कौन से? सूक्ष्म पोषक। पोषक तत्व कितने प्रकार के? दो। एक तो वृहत पोषक तत्व, दूसरे कौन से? सूक्ष्म। एक तो मैक्रोन्यूट्रेंट और दूसरा कौन सा होगा? माइक्रोन्यूट्रेंट। वृहत पोषक तत्व किसको कहते हैं? ऐसे तत्व जिनकी आवश्यकता पादप को क्या होती है? 1 ppm से अधिक होती है। उन पोषक तत्वों को अपन कहते हैं वृहत या मैक्रोन्यूट्रेंट। और जिन तत्व की आवश्यकता पादप को क्या होगी? 1 ppm से कम होगी। उन पोषक तत्वों को अपन कहते हैं क्या? सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। तो जिन तत्व की आवश्यकता 1 ppm से अधिक होती है उनको वृहत, और जिनकी आवश्यकता 1 ppm से कम होती है उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट या सूक्ष्म पोषक नाम से जाना जाता है। अब ये वृहत पोषक तत्व है कौन से और सूक्ष्म पोषक तत्व है कौन से, उसकी अपन बात करें तो देखिएगा आपके जो पोषक तत्व है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके कौन से? वृहत पोषक तत्व। और दूसरे कौन से होते हैं आपके? सूक्ष्म। है वृहत पोषक तत्व किसको कहते हैं?
जिनकी आवश्यकता पादप को क्या होती है, 1 ppm से अधिक होती, उनको अपन कहते हैं वृहद पोषक तत्व। और जिनकी आवश्यकता क्या होगी, 1 ppm से कम होती है, उसको अपन कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। पोषक तत्व की बात करें तो आपके वृहद पोषक तत्व तो होते हैं दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन से? एक तो होते हैं आपके प्राथमिक पोषक तत्व, और दूसरे कौन से होते हैं आपके द्वितीयक पोषक। और द्वितीयक पोषक तत्व को गौण पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से जानते हैं, गौण पोषक तत्व। तो वृहद पोषक तत्व दो प्रकार के होंगे, एक तो प्राथमिक, दूसरे कौन से, द्वितीयक पोषक तत्व। इन प्राथमिक पोषक तत्व को अपन दो भागों के अंदर बांटते हैं। दो भागों के अंदर बांटते हैं। दो भागों में कौन से? एक तो होते हैं संरचनात्मक पोषक तत्व, और एक होते हैं आपके क्रांतिक तत्व। है, मैंने क्या कहा कि प्राथमिक जो पोषक तत्व हैं वो दो प्रकार के हैं, एक तो संरचनात्मक, दूसरे कौन से, क्रांतिक। संरचनात्मक जो पोषक तत्व हैं उनकी अपन बात करें वो कौन से हैं, तो एक तो आता है आपका कार्बन, एक आता है कौन सा, हाइड्रोजन, और एक आता है आपका कौन सा, ऑक्सीजन। ये CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनको संरचनात्मक जो पोषक तत्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि पौधे की जो बुनियादी जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर जो बनी होती है, वो कौन से तत्वों से बनी होगी, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पोषक तत्व से। इसलिए इन तत्वों को संरचनात्मक पोषक कहा जाता है, या स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। आपके जो कार्बन, हाइड्रोजन, ये जो तीनों जो तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये किस पादप को किसी खाद या उर्वरक से नहीं प्राप्त होते। ये होते हैं कहाँ से, वायु और जल से प्राप्त होने वाले तत्व हैं। तो यहाँ से बहुत बार भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप को वायु और जल से प्राप्त होने वाले जो पोषक तत्व हैं, वो पोषक तत्व कौन से हैं, तो आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, जो वायु और जल से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। क्रांतिक पोषक तत्व की बात की जाए तो क्रांतिक पोषक तत्व आते हैं आपके कौन से, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, और दूसरा कौन सा आपका, पोटास। यानी NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को क्रांतिक पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो प्राथमिक जो पोषक तत्व हैं वो दो प्रकार के या दो भागों में अपन ने बांटा है, एक तो संरचनात्मक, दूसरा कौन सा, क्रांतिक। संरचनात्मक पोषक तत्व जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और क्रांतिक पोषक तत्व कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। आपको कभी भी अब पूछ लिया जाए कि प्राथमिक पोषक तत्व टोटल संख्या कितनी है, तो टोटल संख्या होती है कितनी, 6। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक गुण या द्वितीयक पोषक तत्व, और द्वितीयक पोषक तत्वों को अपन कहते हैं क्या, गौण पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीयक पोषक तत्व कौन से आपके, कैल्शियम है, दूसरा कौन सा, मैग्नीशियम है, और थर्ड कौन सा आपका, सल्फर है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, सल्फर को अपन कहते हैं क्या, द्वितीयक या गौण पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक, तो पोषक तत्व दो प्रकार के, वृहद और सूक्ष्म। वृहद जो पोषक तत्व हैं वो दो प्रकार के अपन ने पढ़े, प्राथमिक और द्वितीय। लेकिन वृहद पोषक तत्व की कभी भी आपको जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वृहद पोषक तत्व की टोटल संख्या कितनी होती है, तो टोटल इनकी संख्या होती है 9। 9 कैसे, 3 तो है आपके संरचनात्मक, 3 ही आपके क्रांतिक, और 3 ही पोषक तत्व कौन से आपके, द्वितीयक। तो 3 3 6 और तीनों आपके 9, टोटल जो 9 संख्या है वो किसकी, आपकी वृहद पोषक तत्व की होती है। अब अपन ने कहा कि पादप को अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। अब 17 में अपन ने बात की कितने की, 9 पोषक तत्व की। तो 17 में -9 अपन करें तो टोटल बचती है कितनी, 8। तो 8 जो संख्या होती है वो किसकी होती है, सूक्ष्म पोषक तत्व की होती है। यानी अपन कहें कि पादप को 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, उन 17 पोषक तत्व में सूक्ष्म पोषक तत्व कितने हैं, उनकी टोटल संख्या कितनी होगी, 8 होती है। अब 8 सूक्ष्म पोषक तत्व को ज्ञात करने के लिए एक अपन ट्रिक देखते हैं, और उस ट्रिक है कौन सी, कि फिर कल मैंने ही जाना मोनीस क्यों नहीं
यानी आपके जो माइक्रोन्यूट्रेंट है उन माइक्रोन्यूट्रेंट को याद करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक ट्रिक है, उस ट्रिक के द्वारा अपन सारे सूक्ष्म पोषक तत्व क्या करते हैं, याद करेंगे। तो ट्रिक अपनी कौन सी, फिर कल मैंने भी जाना मोनिस नहीं अच्छा। फिर में अपन बात करेंगे किसकी, फेरस की, कल में आपके क्लोरीन की, मैंने में आपके मैग्नीज की, बी में आपके बोरोन की, दाना में आपके जिंक की, मोनिस में आपके मोलिब्डेनम की, क्यूब में आपके कॉपर की और नहीं में आपके निकल की। यानी अपन ने कहा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं या जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 8। 8 सूक्ष्म पोषक तत्व की बात की जाए तो अपन एक ट्रिक के द्वारा अपन ने सारे सूक्ष्म पोषक तत्व की बात की। ट्रिक कौन सी आपकी, फिर कल मैंने भी जाना मोनिस क्यों नहीं अच्छा। फिर मैं निकाला फेरस, कल में क्लोरीन, मैंने में मैग्नीज, बी में बोरॉन, जाना में जिंक, मोनिस में मोलिब्डेनम, क्यूब में कॉपर, नहीं में आपका निकल। टोटल आपकी ये 8 संख्या है, वो कौन से आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व की और अपन बात करें, इन सूक्ष्म पोषक तत्व को अपन आवेश के आधार पे अपन बांटे। किसके आधार पे बांटेंगे, आवेश के आधार पे। आवेश के आधार पे बांटे तो एक तो होते हैं आपके धनात्मक, जिन पे कैसा चार्ज होगा, प्लस एक होते हैं आपके कौन से, ऋणात्मक, जिन पे चार्ज कैसा होगा, माइनस। मतलब इन सूक्ष्म पोषक तत्व में ऐसे कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो पौधे के द्वारा धनात्मक रूप में ग्रहण किए जाते हैं, और इन्हीं सूक्ष्म पोषक तत्व में ऐसे कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो पौधे के द्वारा ऋणात्मक रूप में ग्रहण किए जाते हैं। तो दोनों में या तो धनात्मक याद कर लो या ऋणात्मक याद कर लो, एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं ऋणात्मक की। ऋणात्मक कौन कौन से हैं, एक तो आपका बोरोन है, एक आपका क्लोरीन है, और एक आपका आता है कौन सा, मोलिब्डेनम। यानी सूक्ष्म पोषक तत्व की जो 8 जो टोटल संख्या अपन बात कर रहे हैं, उन टोटल 8 सूक्ष्म पोषक तत्व में से ये जो 3 सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे हैं जिन्हें पादप किसके रूप में ग्रहण करता है, ऋणात्मक रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। यानी इन 3 पोषक सूक्ष्म पोषक तत्व पर कैसा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। अब बच गए वो सारे के सारे कौन से होते हैं, धनात्मक। यानी इन इन तीनों को छोड़कर जो बच गए उन्हें पौधा किसके रूप में ग्रहण करेगा, धनात्मक के रूप में। अब बच गए कौन से, तो वो है आपके कौन से, एक तो आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, और एक आपका कौन सा है, निकल है। तो इन 5 पोषक तत्व को, ये जो 5 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनको पौधा करता है किसके रूप में, धनात्मक के रूप में, और बाकी जो बच गए उनको पौधा करता है किसके रूप में, ऋणात्मक के रूप में ग्रहण करता है। सूक्ष्म पोषक तत्व की और बात की जाए तो जो निकल होता है, इस निकल को 17वां पोषक तत्व भी कहा जाता है। कौन सा तत्व कहा जाता है, 17वां पोषक तत्व भी कहा जाता है, और जिसको 1987 के अंदर 17वां पोषक तत्व क्या किया गया था, घोषित किया गया था। आपका ये जो जिंक पोषक तत्व है, इस जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व की भारत की जो मृदाएं हैं, कौन सी मृदाएं, भारत की मृदाओं में क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, किसकी, आपके जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व की पाई जाती है। आपके ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसको अपन क्या कहते हैं, अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट, या आपका क्या कहा जाता है, अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। वो आपका कौन सा पोषक तत्व है, जो मोलिब्डेनम है, इसको अपन कहते हैं क्या, अति सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट कहा जाता है। आपका ये जो बोरोन जो तत्व है, ये क्या है, इसको अधातु पोषक तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधातु पोषक तत्व के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो पोषक तत्व आपके दो प्रकार के होते हैं, वृहत और दूसरे आपके कौन से, सूक्ष्म। वृहत पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता क्या होगी, 1 ppm से अधिक, और 1 ppm से जिनकी कम आवश्यकता होती है उनको अपन कहते हैं क्या, सूक्ष्म पोषक के तत्व। ठीक है, तो क्वेश्चन था पादप को अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो 17 पोषक क्या होती है, आवश्यकता। आगे अपन और बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा विटामिन जो B12 है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, विटामिन कौन सी है, B12। विटामिन जो B12 है उसका निर्माण किस तत्व के द्वारा किया जाता है, तो आपका जो विटामिन जो B12 है उसका निर्माण किसके द्वारा, कोबाल्ट जो तत्व होता है उसके द्वारा किया जाता है। आपकी जो वेनेडियम और सिलिका, कोबाल्ट और ये जो सोडियम, ये जो 4 आपको जो पोषक तत्व दिख रहे हैं, इन चारों पोषक तत्व को लाभदायक पोषक तत्व भी कहते हैं।
क्या कहते हैं? लाभदायक पोषक तत्व है, या बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट के नाम से भी इनको जाना जाता है। लाभदायक पोषक तत्व है जो पौधे की जीवन चक्र के लिए आवश्यक नहीं होते, वो फसल की उपज को बढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? लाभदायक या बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट कहा जाता है। आपके लाभदायक जो पोषक तत्व हैं वो कौन सी फसलों के लिए लाभदायक होते हैं, उनकी अपन बात करें तो आपका जो सोडियम जो तत्व होता है वो तो होता है आपके जौ और आपके किसके लिए? जई के लिए। आपका जो कोबाल्ट होता है वो कौन सी फसल के लिए? पालक के लिए आवश्यक होता है। सिलिका है वो किसके लिए? आपके चावल और आपका जो गन्ना है उसके लिए होता है। वेनेडियम होता है वो आपकी कौन सी फसलों के लिए? जो आपकी दलहनी जो फसल होती हैं उन दलहनी फसलों के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होता है। यानी वेनेडियम जो तत्व होता है वो आपका जो मोलिब्डेनम जो तत्व है उनकी एफिशिएंस के अंदर क्या करता है? काम करने का काम करता है। इसलिए दलहनी फसलों के लिए जो मोलिब्डेनम जो आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है, वैसे ही इसकी जगह आपका कौन सा वेनेडियम जो तत्व है वो काम करने का काम करता है। इसलिए जो वेनेडियम है वो दलहनी फसलों के लिए है, वो माना जाता है उपयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन और बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पौधे की कौन से पोषक तत्व हैं जो वायु और जल से प्राप्त होते हैं? ऐसे कौन से तत्व हैं जो पौधे को किससे प्राप्त होते हैं? वायु और जल से। अभी अपने बात की थी कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो वायु और जल से प्राप्त होते हैं, तो आपके एक तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये जो तीनों ही तत्व हैं वो पादप को किसी खाद और उर्वरक के द्वारा नहीं मिलते, उर्वरक के द्वारा नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये जो तत्व होते हैं ये तत्व तो किससे प्राप्त होते हैं? पादप को वायु और जल से प्राप्त होते हैं। इसलिए इसका आंसर कौन सा माना जाएगा आपका? उपरोक्त सभी, यानी पादप को वायु और जल से प्राप्त होने वाले जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कौन से? आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसलिए इन तीनों पोषक तत्व को संरचनात्मक पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से संरचनात्मक पोषक तत्व। क्यों? क्योंकि पौधे की जो बुनियादी जो स्ट्रक्चर होती है या संरचना होती है उसका निर्माण करने वाले पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो तत्व हैं ये होते हैं। ठीक है, आगे अपन चलें तो इनकी कमी है वो पौधे के किसी भाग में नहीं होती। कमी होगी यानी पादप वायु और जल को ही ग्रहण करना बंद कर देगा तो पौधा ही क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाता है। हाँ, आपका जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन की कमी से आपके एक तो चावल है, उस चावल में एक रोग होता है, कौन सा? टिप बर्न रोग। कौन सा रोग होता है? टिप बर्न रोग। एक आपका जो आलू का स्टोरेज या आप भंडारण करते हो तो आलू के भंडारण के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण एक रोग होता है जिसको अपन बोलते हैं ब्लैक टिप रोग। आपने देखा होगा जैसे अपन आलू है उसको काटते हैं तो अंदर से क्या होता है? वो पूरा या जो काले रंग का जो दिखाई देता है वो किसके कारण होता है? आपके ऑक्सीजन की कमी से। और उस रोग को अपन क्या बोलते हैं? ब्लैक टिप रोग कहा जाता है। तो ऑक्सीजन की कमी से चावल के अंदर एक तो कौन सा रोग? टिप बर्न रोग। और आपके आलू में कौन सा रोग होता है? ब्लैक हार्ट रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन और बात करें तो आता है कि निम्न में से प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। अब प्राथमिक पोषक तत्व की अपन बात करें तो प्राथमिक पोषक तत्व तो आपका एन, पी के और आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको अपन क्या कहते हैं? प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक पोषक तत्व। तो ये तो सारे प्राथमिक पोषक तत्व हैं। ये तो कौन से हैं? सारे प्राथमिक पोषक तत्व हैं। और आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो सल्फर है इनको अपन क्या कहते हैं? द्वितीयक पोषक तत्व कहते हैं, या इनको गौण पोषक तत्व भी कहा जाता है। ठीक, अब आपके क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। इस क्वेश्चन के ऐसे क्वेश्चन का आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे, ऐसे जो नहीं है सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन गलत होता है, इजी भी होता है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनको थोड़ा सा ध्यान पे पूरा पढ़ के आपको करना होगा। इनमें से प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है तो नाइट्रोजन भी है, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास। कैल्शियम जो पोषक तत्व है वो कौन सा आपका? द्वितीय पोषक तत्व है। तो ये पूछ रहा कि नहीं है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये तो है, लेकिन कैल्शियम जो पोषक तत्व है वो आपका कौन सा? प्राथमिक पोषक है, वो आपका कौन सा है? द्वितीयक पोषक तत्व, जिसको गौण पोषक माना जाता है। और द्वितीय पोषक तत्व कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम, आपके सल्फर पोषक। आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो निम्न में से क्रांतिक पोषक तत्व है किसको कहा जाता है? तो क्रांतिक पोषक तत्व जैसे अपन कहते हैं कि प्राथमिक जो पोषक तत्व है
कौन से पोषक तत्व है? प्राथमिक। इनको दो भागों में बांटा अपन ने, एक तो कौन सा? संरचनात्मक पोषक तत्व, और दूसरा कौन सा होता है? क्रांतिक पोषक तत्व। संरचनात्मक पोषक तत्व कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और क्रांतिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, और आपका कौन सा होता है? पोटास। जो पोषक तत्व होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? क्रांतिक पोषक तत्व कहते हैं। तो CHO है, ये तो नहीं होगा। ये तो कौन से होते हैं? आपके संरचनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? संरचनात्मक जो पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये आते हैं आपके कौन से? द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। ठीक है। और ये आपका आयरन, मैग्नीज, आयरन और मैग्नीज है, इनको तो अपन क्या कहते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रेंट कहते हैं। और एक आपका जो सल्फर है वो कौन सा हो गया? द्वितीयक। तो आंसर कौन सा होगा? NPK, जिनको अपन क्या कहते हैं? क्रांतिक पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बढ़े अपन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्व कितने आवश्यक होते हैं? तो सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, अपन ने कहा कि 17 पोषक तत्व पादप के जीवन चक्र के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक तत्व है पादप के जीवन चक्र के लिए कितने पोषक तत्व आवश्यक होते हैं? 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। इन 17 पोषक तत्व में वृहद जो पोषक तत्व है वो वृहद पोषक तत्व हैं बेटा जी, कितने? 2। और सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो अपन ने कहा कि टोटल 17 है, और 17 में वृहद कितने हैं? 9। बच गए कितने? 8। तो सूक्ष्म पोषक तत्व टोटल संख्या कितनी होती है? 8 होती है, जो आपके पादप के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। तो आंसर कौन सा होगा आपका? 8 होगा। अगर ये पूछता कि पौधे के लिए कितने आवश्यक जो पोषक तत्व हैं, तो आवश्यक पोषक तत्व की बात की जाती तो आपका आंसर कौन सा होता? 17। लेकिन इसने पूछा है कि सूक्ष्म पोषक तत्व कितने आवश्यक होते हैं, तो सूक्ष्म पोषक तत्व कितने होते हैं आपके? 8 सूक्ष्म पोषक तत्व कितने आवश्यक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन और बढ़े। तो एक आता है कि निम्न में से गौण पोषक तत्व होता है। गौण पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व किसको कहते हैं? आपके सेकेंडरी जो न्यूट्रेंट होते हैं या जो द्वितीयक जो पोषक तत्व होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? गौण पोषक तत्व कहते हैं। और द्वितीयक या जो गौण पोषक तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, और एक आपका कौन सा होता है? सल्फर होता है। इनको अपन क्या कहते हैं? द्वितीयक या गौण पोषक तत्व कहते हैं। तो अपना आंसर कौन सा होगा? ए होगा। आयरन, आपका बोरॉन और मोलिब्डेनम, इन तीनों तत्वों को अपन कहते हैं कौन से? आपके सूक्ष्म पोषक तत्व है। NPK है वो आपके कौन से हैं? क्रांतिक है। और CHO है वो कौन से? आपके संरचनात्मक पोषक तत्व है। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन और बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन से पोषक तत्व खाद उर्वरक के द्वारा नहीं प्राप्त होते हैं? थोड़ी देर पहले भी अपन ने बात की थी कि जो आपके जल और जो वायु से जो प्राप्त होने वाले जो न्यूट्रेंट होते हैं वो न्यूट्रेंट क्या होते हैं? खाद और उर्वरक से प्राप्त नहीं होते हैं। और खाद और उर्वरक से प्राप्त नहीं होने वाले जो न्यूट्रेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो आपका कार्बन और हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन जो तत्व होता है वो क्या होते हैं? खाद और उर्वरक के द्वारा प्राप्त नहीं होते। और ये जो तत्व होते हैं वो तो किससे प्राप्त होते हैं? आपके वायु और आपका जो जल होता है उससे प्राप्त होते हैं। बाकी के जैसे आपके नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, वो क्या होते हैं? खाद और उर्वरक से प्राप्त होने वाले होते हैं। जैसे आपका यूरिया, यूरिया में क्या होगा? नाइट्रोजन। उसी प्रकार से आपका DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, उसमें नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है। लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये जो 3 न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो आपके खाद उर्वरक से प्राप्त नहीं होते, वो क्या होते हैं? आपके पानी, आपका जो वायु और जल से क्या होते हैं? प्राप्त होने वाले होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आपका CHO होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बढ़े अपन तो देखिए कि भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? भारत की मृदाओं के अंदर वैसे तो 4 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी विशेष रूप से कमी पाई जाती है। और 4 सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें, लेकिन उन 4 सूक्ष्म पोषक तत्व में सबसे ज्यादा जो कमी होती है वो कौन से पोषक तत्व की होती है? तो वो आती है आपका कौन सा? जिंक। भारत की जो मृदाएं हैं उन मृदाओं में कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? तो एक तो आता है आपका जिंक, एक आता है आयरन, एक आता है कॉपर,
और एक आता है आपका मैग्नीज। यानी इन 4 सूक्ष्म पोषक तत्व की क्या पाई जाती है? कमी। यानी सबसे ज्यादा जो कमी होती है 42% होती है, वो तो आती है आपकी जिंक की। आपका 11.5% है, ठीक है, प्रतिशत है, वो किसकी होती है? आयरन की। कॉपर की है, वो होती है 4.8%। और 4% होती है किसके? आपके मैग्नीज। तो सबसे ज्यादा जो कमी होती है वो आपके आयरन, जिंक जो सूक्ष्म पोषक होता है, उस जिंक सूक्ष्म पोषक सबसे ज्यादा भारत के अंदर, भारत की मृदाओं के अंदर कमी पाई जाती है। तो इसका आंसर कौन सा माना जाता है? आपका जिंक जो पोषक है वो माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पौधे के शीर्ष भाग पर किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं? पौधे के शीर्ष भाग पर, तो अपन पोषक तत्व की कमी के लक्षण की बात करें। पोषक तत्व कमी के लक्षण, कमी के लक्षण की बात करें तो देखो, ये अपन एक पादप बना, पादप की हमेशा नीचे वाली जो पत्तियां होती है, वो पत्तियां क्या होती हैं? पुरानी होती हैं। क्या होती हैं? पुरानी। इनको तो अपन लिख देंगे क्या? पुरानी व क्या लिखेंगे? पुरानी व पत्तियां। इनसे जो ऊपर होती है वो क्या होती हैं? नई व ऊपरी पत्तियां। और ऊपर वाला जो भाग होता है वो भाग क्या कहलाता है? भाग कहलाता, क्या कहलाता है? शीर्ष भाग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? शीर्ष। अब अपन बात करें कि पौधे की जो पुरानी और जो निचली जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों के अंदर कौन से पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं? तो आपका एक तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, एक आता है आपका मोलिब्डेनम। इन 5 सूक्ष्म, ये 5 जो पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, इन पांचों पोषक तत्व की कमी के लक्षण पौधे की कौन सी पत्ती दिखाई देती है? पुरानी और निचली दिखाई देती है। इनसे ऊपर की ओर बात करें तो आती है आपकी कौन सी? नई व ऊपरी पत्तियां। नई व ऊपरी पत्तियों में दिखाई देते हैं आपके सल्फर, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, क्लोरीन और आपका निकल। यानी ये जो आपको जो 6 पोषक तत्व दिख रहे हैं, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, क्लोरीन और आपका जो निकल है, इन पोषक तत्व की कमी के लक्षण कहां दिखाई देते हैं? आपकी नई व ऊपरी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आपका बचता है कौन सा? पौधे का शीर्ष भाग। तो पौधे का जो शीर्ष भाग होता है वहां पर कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, कैल्शियम। और दूसरा कौन सा आता है? आपका बोरोन जो पोषक तत्व है, उस बोरोन पोषक तत्व के लक्षण दिखाई देते हैं। तो अपन ने कहा कि पौधे की पुरानी और निचली जो पत्तियां हैं वहां पर तो किसके? एनपीके, जिनको अपन कहते हैं क्रांतिक पोषक तत्व है। मैग्नीशियम किसको कहते हैं? द्वितीयक पोषक तत्व है। और मोलिब्डेनम कौन सा? आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो प्राथमिक जो आपका क्रांतिक पोषक तत्व की सारे जितने भी क्रांतिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हैं, उनके कहा? पुरानी निचली। द्वितीयक पोषक तत्व जो मैग्नीशियम होता है उसकी कमी के लक्षण भी कहां पर? पुरानी व निचली पत्तियों में। और जो 8 जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उन 8 सूक्ष्म पोषक तत्वों में से कौन सा? मोलिब्डेनम है, उस तत्व की भी कमी के लक्षण कहां? पुरानी व निचली पत्तियों में। तो क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है कमी के लक्षण है वो पुरानी व निचली पत्तियों में दिखाई देते हैं? वो कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व? आपका मोलिब्डेनम। लेकिन ऐसा कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व है जिसकी कमी के लक्षण पौधे की पुरानी व निचली पत्तियों में दिखाई देते हैं? वो आपका कौन सा होता है? मैग्नीशियम है। नेक्स्ट, नई व ऊपरी पत्तियों की अपन बात करें तो नई व ऊपरी पत्तियों में कौन सा? सल्फर है। सल्फर को छोड़कर आप जितने भी देखोगे, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, क्लोरीन, निकल, वो सारे के सारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। लेकिन आपका ये जो सल्फर होता है वो कौन सा होता है? द्वितीयक पोषक तत्व है। शीर्ष भाग पर किसकी? कैल्शियम और आपके बोरोन। लेकिन अपन सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की अपन बात करें
द्वितीयक पोषक तत्व की बात करें, द्वितीयक पोषक तत्व कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो कैल्शियम की कमी के लक्षण तो कहां? पौधे के शीर्ष भाग पर। सल्फर के कहां? नई व ऊपरी पत्तियों में। मैग्नीशियम के कहां? निचली व पुरानी पत्तियों में। यानी पौधे के तीनों भागों के अंदर इसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन एक पोषक तत्व ऐसा भी होता है जिसकी कमी के लक्षण पौधे की पुरानी पत्तियों में भी और नई पत्तियों में भी, दोनों में दिखाई देते हैं, और उस पोषक तत्व का नाम क्या होता है? जिंक होता है। तो जिंक की कमी के लक्षण पौधे की पुरानी व निचली दोनों पत्तियों के अंदर इसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये तो पौधे के अंदर जो जितने भी न्यूट्रेंट हैं उन सभी न्यूट्रेंट की कमी के लक्षणों की अपन ने बात की। क्वेश्चन था कि पौधे के शीर्ष भाग पर किस तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं? तो पौधे के शीर्ष भाग पर देखें तो आयरन के भी नहीं दिखाई देते। आयरन के तो कहां दिखाई दे रहे हैं? आपकी नई व ऊपरी पत्तियों में। सल्फर के भी कहां दिखाई देते हैं? आपकी ऊपरी व नई पत्तियों में। पोटास के कहां दिखाई देते हैं? आपके पुरानी व निचली पत्तियों में। लेकिन जो आपका कैल्शियम जो पोषक तत्व है, इसकी कमी के लक्षण कहां दिखाई दे रहे हैं? पौधे के शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। इसलिए आपका आंसर कौन सा माना जाएगा? कैल्शियम माना जाता है। और कैल्शियम के कारण आपका ये जो कैल्शियम होता है, इस कैल्शियम के कारण पौधे का ये जो शीर्ष भाग होता है, कौन सा भाग होता है? शीर्ष भाग होता है, वो विप जैसी संरचना का भी निर्माण करता है। कैसी संरचना का? विप जैसी संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, और विप जैसी संरचना का निर्माण एक हुकनुमा संरचना। कैल्शियम की कमी के कारण तो हुकनुमा संरचना का, और बोरॉन की कमी के कारण क्या करता है? विप जैसी संरचना का क्या करता है? निर्माण करता है। यानी जो आपके पौधे के शीर्ष भाग पर कैल्शियम और जो बोरॉन होते हैं, उसमें कैल्शियम जो पोषक तत्व होता है, उस कैल्शियम पोषक तत्व की कमी के कारण तो पौधे का शीर्ष भाग हुकनुमा संरचना का, और कैल्शियम बोरॉन की कमी के कारण क्या होता है? विप जैसी संरचना का क्या करता है? निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो क्या है? पौधे की पुरानी पत्तियों में क्लोरोसिस रोग निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण होता है? कौन सा रोग होता है? क्लोरोसिस। क्लोरोसिस होता क्या है? जैसे ये आपकी पौधे की पत्तियां हैं, क्या होती हैं? पौधे की पत्ती। इन पौधे की पत्तियों के अंदर ये क्या होती हैं? क्या है पौधे? ये आपकी पत्ती है, पौधे की पत्ती, और ये पत्ती की क्या है? दाएं है। क्या है? क्लोरोसिस का मतलब होता है, जिसे बोलते हैं हरितमय। क्लोरोसिस या हरितमहीनता का मतलब होता है पत्ती का पूर्ण रूप से क्या होना? पीला होना। पत्ती का क्या होना? पूर्ण रूप से पीला होना। यानी आपकी ये जो पूरी की पूरी पत्ती है, वो क्या हो जाएगी? पीली हो जाएगी। पूरी की पूरी जो सिराएं होती हैं, वो भी क्या हो जाती है? पीली हो जाती है। पूरी पत्ती क्या हो जाएगी? पीली हो जाती है। और उसको अपन क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस या हरित महीनता कहा जाता है। एक होता है मध्य सिरा क्लोरोसिस। लेकिन उससे पहले अपन इसकी बात कर लें कि क्लोरोसिस या हरित महीनता का मतलब होता है पत्ती का क्या होना? पूर्ण रूप से पीला होना। अगर ये स्थिति आपकी पौधे की पुरानी पत्तियों में दिखाई दे रही, ये स्थिति आपको कौन सी पौधे की पुरानी व निचली पत्तियों में दिखाई दे रही है, तो वो तो किसकी कमी से होगी? नाइट्रोजन। अगर यही स्थिति आपको कहां दिखाई दे रही है? नई व ऊपरी पत्तियों, तो ये रोग होगा किसकी कमी से? सल्फर आपके। अगर क्लोरोसिस या हरितमहीनता रोग यानी पत्ती का पूर्ण रूप से क्या होना? पीला होना,
अगर ये स्थिति आपको कहां दिखाई दे रही है, पुरानी पत्तियों में दिखा रही थी, तो कमी से नाइट्रोजन की। अगर ये नई व ऊपरी पत्ती में दिखाई दे रही है, तो ये कमी किसकी होती है, सल्फर व कॉपर की। एक होता है आपका मध्य सिरा क्लोरोसिस। कौन सा रोग होता है, मध्य सिरा क्लोरोसिस रोग। मध्य सिरा क्लोरोसिस रोग का मतलब क्या होता है, तो ये आपकी क्या है, पत्ती। ठीक। अब इसमें क्या होता है, मध्य सिरा, यानी सिराओं का जो मध्य भाग है वो क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। यानी ये जो सिराएं हैं, ये भी सिरा, इनका जो मध्य भाग है, मध्य भाग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। और जो सिरा रहती है वो क्या रहती है, हरी। और ये मध्य जो भाग है, मध्य भाग क्या हो जाता है, क्या हो जाता है। यानी आपके मध्य सिरा क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, सिराओं का मध्य भाग का वह सिरा हरी रहती, क्या रहती है, हरी। उस रोग को अपन कहते हैं मध्य सिरा क्लोरोसिस रोग। ये जो रोग होता है, वो रोग अगर आपकी कौन सी पत्तियों में, पुरानी पत्तियों, तो ये रोग होता है किसकी कमी से, मैग्नीशियम। अगर यही रोग आपकी कौन सी पत्तियों में, नई व ऊपरी पत्तियों, तो किसकी कमी से, आयरन और मैग्नीज कमी से, आयरन और मैग्नीज की कमी से। तो अपन ने दो देखे, एक तो आपका क्लोरोसिस रोग होता है। क्लोरोसिस का मतलब होगा पत्ती का पूर्ण रूप से क्या होना, पीला होना। और क्लोरोसिस जो रोग होता है वो पौधे की नई पत्तियों में तो होता है सल्फर और कॉपर की कमी से, और पुरानी पत्तियों में किसकी कमी से, आपके नाइट्रोजन की कमी से। ठीक है। और यही एक दूसरा अपन देखते हैं मध्य सिरा क्लोरोसिस रोग, जो क्या कहता है, सिराओं का जो मध्य भाग है वो तो होगा कैसा, पीला, लेकिन सिरा का जो सिराएं हैं वो क्या होती हैं, हरी। और इसमें इस प्रकार का जो रोग होता है पौधे में, पुरानी पत्तियों में तो मैग्नीशियम की कमी से, और नई व ऊपरी पत्तियों में किसकी, आपके आयरन और मैग्नीज की है। तो क्वेश्चन था अपना कि पौधे में जो क्लोरोसिस जो रोग होता है वो किस तत्व की कमी के कारण, लेकिन कौन सी पत्तियों में पूछ रहा है, पुरानी पत्तियों में। तो पुरानी पत्तियों में किसकी कमी से होता है, आपका नाइट्रोजन की कमी से। अगर वो क्वेश्चन ये पूछता कि पौधे की पुरानियों में मध्य हीरा क्लोरोसिस रोग हो है, किसके तत्व की कमी के कारण होता है, तो अपना आंसर कौन सा होता, मैग्नीशियम। अगर वो क्वेश्चन ये पूछता कि पौधे की नई पत्तियों में या ऊपरी पत्तियों में क्लोरोसिस रोग हो है, वो किसकी कमी से होता है, तो अपना आंसर कौन सा होता, सल्फर और कॉपर तत्व होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन और बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे का जो शीर्ष भाग है वो क्या है, विप जैसी संरचना में किस तत्व की कमी के कारण परिवर्तित होता है, किस कमी के कारण बदलता है। यानी आपका ये जो पौधे का जो शीर्ष भाग है, उस शीर्ष भाग पर कौन से तत्व की कमी के लक्षण, एक तो आपका कैल्शियम और दूसरा कौन सा, बोरोन। इन दोनों तत्व की कमी दिखाई देती। कैल्शियम की कमी के कारण आपका ये पौधे का जो शीर्ष भाग है वो हुकनुमा संरचना का क्या करता है, निर्माण करता है। और बोरॉन है वो कैसे, बोरॉन की कमी के कारण पौधे का जो शीर्ष भाग है वो विप जैसी का क्या करता है, निर्माण करता है।
का निर्माण करता है? जैसी संरचना का निर्माण करता है। तो पौधे का जो शीर्ष भाग है वो जैसी संरचना का निर्माण किस तत्व की कमी के कारण? तो बोरोन की कमी के। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण आपको कहाँ दिखाई देते हैं? आपकी पुरानी पत्तियों के अंदर। कैल्शियम के कमी के लक्षण कहाँ? पौधे के शीर्ष भाग में। और आपके पोटास है उसकी कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं? पुरानी पत्तियों की देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पौधे में सर्वाधिक गतिशील कौन से हैं? तो गतिशीलता के आधार पर पौधे के अंदर अपन पूछ रहा है, तो पादप है, उस पादप में गतिशीलता के आधार पर जो पोषक तत्व होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे? गतिशीलता के आधार पे। तो अपन वो देखें। पादप है, पादप में गति पोषक प्रकार के 4 कौन से होते हैं देखिएगा। एक तो होते हैं सर्वाधिक गतिशील, एक होता है मध्यम गतिशील, एक होते हैं कम गतिशील तत्व, और एक होते हैं स्थिर या अगतिशील पोषक। यानी पादप में गतिशीलता के आधार पर ये जो पोषक तत्व होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन? एक तो होते हैं आपके सर्वाधिक गतिशील, एक होते हैं मध्यम गतिशील, कम, एक होते हैं स्थिर या अगतिशील। इनकी अपन पादप के अंदर ही अपन देखेंगे। तो ये अपना एक पादप अपन बन, पादप की आपकी पत्तियां हैं, पादप का, ये पादप की कौन सी? पुरानी व निचली। ये पादप का कौन सा? पादप का। अपन ने कहा कि पादप के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व की कमी के लक्षण कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं, इसी तरीके से अपन बात करेंगे। तो अपन ने कहा कि पौधे की पुरानी व निचली पत्तियों में कौन से तत्व के लक्षण दिखाई देते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, और एक आपका मोलिब्डेनम। पौधे की नई व उप पत्तियों में कौन से पोषक तत्व की कमी के लक्षण? तो आपके सल्फर है, आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, क्लोरीन है, और निकल है। और शीर्ष भाग पर किसके? कैल्शियम और आपका बोरॉन। और पुरानी और नई दोनों पत्तियों पर किस कमी के लक्षण आप जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो गतिशीलता के आधार पर अपन ने 4 प्रकार के पोषक पढ़े। सर्वाधिक गतिशील, मध्यम गतिशील, कम गतिशील, और एक होता है आपका स्थिर या अगतिशील। जिन पोषक तत्व की कमी के लक्षण पुरानी व निचली पत्तियों में दिखाई देते हैं, वह पोषक तत्व पौधे के अंदर हमेशा क्या होते हैं? सर्वाधिक गतिशील। क्या होते हैं? सर्वाधिक गतिशील होते हैं। तो आपको ये पूछ लिया जाए कि पौधे में सर्वाधिक गतिशील पोषक तत्व कौन से हैं? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, आपका मोलिब्डेनम। अब ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसकी कमी के लक्षण पौधे की पुरानी पत्तियों में भी दिखाई देते हैं और नई पत्तियों में दिखाई देते हैं? यानी अपन कह सकते हैं पौधे के मध्यम भाग में उसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। वो आपका कौन सा? आपका जिंक है। इसलिए आपका ये जो जिंक है वो क्या होता है? पादप के अंदर मध्यम गतिशील पोषक तत्व होता है। ठीक है। उसके बाद जिन पोषक तत्व की कमी के लक्षण पौधे की कौन सी पत्तियों में? नई व ऊपरी पत्तियों में होती है, वह पोषक तत्व पौधे के अंदर क्या होते हैं? कम गतिशील। ये हो गए आपके क्या? कम गतिशील। और जिन तत्व की कमी के लक्षण पौधे के शीर्ष भाग पर दिखाई देती है, वो पोषक तत्व पादप के अंदर क्या होते हैं? स्थिर या आपके क्या होते हैं? अगतिशील। क्या होते हैं? अगतिशील पोषक तत्व हैं।
तो आपको पूछ लिया जाए कि पौधे में सर्वाधिक गतिशील जो पोषक तत्व हैं वो पोषक तत्व कौन से हैं, तो वो है आपके एनपीके, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम। और आपका जो मध्यम गतिशील है वो कौन सा आपका जिंक है। कम गतिशील है वो सल्फर, आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, कॉपर, निकल है। और स्थिर या अगतिशील जो पोषक कौन से आप कैल्शियम, बोरोन, जो पादप के अंदर क्या होते हैं, अगतिशील स्थिर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें तो आपका क्वेश्चन था कि पौधे में सर्वाधिक गतिशील पोषक तत्व कौन सा है, तो सर्वाधिक गतिशील आपका नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटास भी है। तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका उपरोक्त सभी। ये सब चारों के चारों क्या होते हैं, आपके सर्वाधिक गतिशील तत्व होते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक जो गतिशील पोषक तत्व वो कौन से आपके उपरोक्त सभी। तो पादप में गतिशील पोषक तत्व की अपन बात अभी अपन ने की है, तो आपके एन के, मैग्नीशियम और आपका मोलिब्डेनम। और कम मध्यम गतिशील कौन सा, जिंक। कम गतिशील पोषक तत्व की बात की जाए तो आपका आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, क्लोरीन है, निकल है, और एक आपका सल्फर है। और कैल्शियम और आपका जो बोरोन होते हैं वो पादप के अंदर अगतिशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े। नेक्स्ट आता है कि पौधे में अगतिशील पोषक तत्व कौन से। अभी अपन ने बात की पौधे का जो शीर्ष भाग होता है, और शीर्ष भाग पर किसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, आपके कैल्शियम और बोरोन की। और कैल्शियम और जो बोरोन जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, पादप के अंदर अगतिशील होते हैं। क्या होते हैं, अगतिशील तत्व होते हैं। तो आपका जो आंसर होगा इसमें कैल्शियम है, बोरोन है, यानी आपका ए व बी दोनों होंगे जो पादप के अंदर क्या होते हैं, स्थिर या अगतिशील होते हैं। आपका जो सल्फर होता है वो पादप के अंदर क्या होगा, कम गतिशील। क्या होता है, कम गतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्न में से कौन सा तत्व है जो दलहनी फसलों के लिए आवश्यक होता है। कौन सी फसलों के लिए आवश्यक होता है, दलहनी फसलों के लिए आवश्यक होता है। आपका सोडियम है, वो तो सोडियम तो होता है आपकी जैसे जौ और जई के लिए। आपका वेनेडियम है वो होता है आपकी कौन सी फसल, दलहनी फसलों के लिए। और सिलिका होता है आपके कैसे, चावल है, और आपका जो गन्ना है उसके लिए। कोबाल्ट होता है आपके पालक के लिए। आपका कोबाल्ट तत्व एक विटामिन का भी निर्माण करता है जिसका नाम क्या है, विटामिन B12 है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम अपन बात करें तो साइनोकोबामाइन होता है। क्या होता है, साइनोकोबामाइन होता है। इसका आंसर कौन सा होगा आपका, वेनेडियम होगा। जैसे अपन बात करते हैं कि दलहनी फसलें होती हैं उनके लिए मोलिब्डेनम आवश्यक होता है। तो मोलिब्डेनम की एफिशिएंसी यानी कि अनुपस्थिति में इसकी तरह ही काम करने वाला जो तत्व होगा वो कौन सा होता है आपका, वेनेडियम। इसलिए दलहनी फसलों के लिए जो लाभदायक जो पोषक माना जाता है वो कौन सा होता है, वेनेडियम तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े कि निम्न में से कौन सा तत्व है जो क्लोरोफिल वर्णक के निर्माण का अव्यय भाग कहलाता है। का निर्माण का, क्लोरोफिल वर्णक के निर्माण का अव्यय भाग कहलाता है, उसकी अपन बात करें तो ये आपकी क्या है, एक पत्ती है। क्या है, पत्ती। और पत्ती के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। इस क्लोरोफिल वर्णक का जो निर्माण है, निर्माण तो करते हैं आपके कौन, आयरन और मैग्नीज तत्व। कौन करते हैं, आयरन और मैग्नीज तत्व। लेकिन क्लोरोफिल निर्माण के अवयव जो भाग होते हैं वो अवयव भाग कौन से होते हैं, एक तो नाइट्रोजन का कौन सा होता है, मैग्नीशियम। ये तत्व है। यानी क्लोरोफिल वर्णक का जो निर्माण करते हैं, ओनली निर्माण की अपन बात करें तो आयरन और मैग्नीज। लेकिन उन तत्व की अनुपस्थिति में आपके ऐसे कौन से तत्व हैं जो पादप के अंदर क्लोरोफिल का निर्माण करने में सहायक होंगे, तो आपका नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। इसलिए क्लोरोफिल निर्माण के अवयव जो भाग कहलाने वाले जो तत्व हैं वो कौन से होते हैं, आपके नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। आपका ये जो क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा है जो क्लोरोफिल निर्माण के अवयव भाग है, तो आपका कौन सा होता है, इसमें ए और बी दोनों आएगा, नाइट्रोजन भी और आपका मैग्नीशियम। दोनों तत्व हैं जो क्लोरोफिल के निर्माण के क्या माने जाते हैं, अवयव भाग माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन और बात करें तो मृदा में अगतिशील जो पोषक तत्व हैं, अगतिशील पोषक तत्व की बात करें तो मृदा में आता है कौन सा, फास्फोरस और जो जिंक तत्व होते हैं। ये दोनों ही जो तत्व हैं ये आपकी मृदा के अंदर क्या होते हैं, अगतिशील तत्व होते हैं।
कौन से तत्व होते हैं? अगतिशील पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो मृदा में अगतिशील पोषक तत्व की बात की जाए तो वो कौन से होते हैं? आपके फास्फोरस, आपके जिंक पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें इनमें से किस तत्व को ऊर्जा मुद्रा यानी ऊर्जा की मुद्रा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसको पौधे की ऊर्जा की मुद्रा के नाम से जाना जाता है? आपका देखो फास्फोर जो तत्व होता है वो फास्फोरस तत्व पादप के अंदर आपका जो एडीपी व एटीपी ऊर्जा के निर्माण में सहायक होता है। क्या होता है? निर्माण में सहायक होता है, और सहायक होता है तो इस कारण आपके जो फास्फोरस होता है इस फास्फोरस को पादप की ऊर्जा की मुद्रा के नाम से जाना जाता है। के नाम से, पादप की जो ऊर्जा की मुद्रा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, यानी आपकी एनर्जी ऑफ करेंसी के नाम से कौन से पोषक तत्वों को जानते हैं? फास्फोरस को। क्यों? क्योंकि ये पादप में एटीपी और एडीपी के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। इसके कारण फास्फोरस को पादप की ऊर्जा की मुद्रा के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा? फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूरेज एंजाइम का निर्माण है वो किस तत्व के द्वारा होता है? तो आपका जो यूरेज एंजाइम है इसका निर्माण करता है जिंक न करके कौन सा करता है? आपका निकल तत्व है, जिसको आप क्या कहते हो? सत्रवा पोषक। क्या कहते हो? सत्रवा पोषक तत्व कहते हैं। और ये सत्रवा पोषक तत्व है कब घोषित हुआ था? 1987 में घोषित हुआ था। और यही जो निकल तत्व है वो किस निर्माण करता है? यूरेज एंजाइम का निर्माण करता है। यूरेज एंजाइम की अपन और बात की जाए तो ये क्या भूमिका निभाता है? तो आपके जैसे कार्बनिक पूरक होते हैं, कार्बनिक पूरक होते हैं। कार्बनिक पूरक कौन से आपके? क्या है? और एक आता है आपका कौन सा? कैल्शियम साइनाइड। क्या है? दूसरा कौन सा होता है? कैल्शियम साइनाइड होता है। तो यूरिया और कैल्शियम साइनाइड, इसमें यूरिया में भी नाइट्रोजन होता है कितना? 46%। और कैल्शियम नाइट्रेज साइनाइड होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है कितना प्रतिशत? 21%। और दोनों के अंदर ही नाइट्रोजन होती है, वो नाइट्रोजन किसके रूप में पाई जाती है? एमाइड के रूप में पाई जाती है। के रूप में पाई जाती है? एमाइड के रूप। अब कोई भी पादप है, जैसे अपन यूरिया अपन खेत के अंदर देते हैं, कैल्शियम साइनाइड अपन खेत के अंदर देंगे, तो कोई भी पादप है उसको एमाइड के रूप में नहीं ग्रहण करता है। क्योंकि अपन तो ये कहते हैं कि पादप तो नाइट्रोजन को किसके रूप में ग्रहण करता है? या तो NO3 माइनस के रूप में, या किसके रूप में? NH4 प्लस के रूप में। लेकिन एमाइड के रूप में कब ग्रहण करता है? जब अपन क्या करते हैं? पर्यायी छिड़काव करते हैं। यानी पर्यायी छिड़काव अपन यूरिया का करते हैं, उस स्थिति में आपका पादप है वो नाइट्रोजन को ग्रहण करता है? एमाइड के रूप में ग्रहण करता है। लेकिन सीधे अपन मृदा के अंदर अपन देंगे, यूरिया को अप्लाई करते हैं या देते हैं छिड़काव विधि से, या कैल्शियम साइनाइड को देंगे, तो दोनों ही न्यूट्रिएंट, दोनों ही फर्टिलाइजर की या उर्वरक के अंदर नाइट्रोजन होती है, वो किसके रूप में है? एमाइड के रूप में होती है। तो नाइट्रोजन को पौधे नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में ग्रहण कैसे करेगा यूरिया, उसकी अपन बात करें तो देखिएगा, एक तो होता है आपका यूरिया। यूरिया में क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। कितनी प्रतिशत? 46। लेकिन किस रूप में पाई जाती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है किस रूप में? एमाइड के रूप में। अब यूरिया को अपन ने सोइल के अंदर दे दिया, अप्लाई कर दिया, मृदा के अंदर दे दिया, तो देने के बाद यूरिया तो क्या करेगा? 46% आपकी मृदा के अंदर क्या करेगा? एमाइड के रूप में नाइट्रोजन को छोड़ देगा। लेकिन कोई भी पादप क्या करता है? आपका जो नाइट्रोजन को एमाइड के रूप में नहीं ग्रहण करता। आपका जो पादप होता है वो तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट और अमोनिया NH4 प्लस के रूप में ग्रहण करता है। अब क्या करता है? आपकी जो मृदा होती है, इस मृदा के अंदर एक यूरेज एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेज एंजाइम। और यूरेज एंजाइम का जो निर्माण है, वो निर्माण कौन करता है? निकल करता है। ठीक है, और ये क्या करता है? इस एमाइड का विघटन करता है, और विघटन करके किस में बदलता है? अमोनियम कार्बोनेट। और ये अमोनियम कार्बोनेट है वो किस में बदलता है? अमोनियम। अमोनियम का मतलब आपका NH4 प्लस के रूप। यानी जो भी पौधे नाइट्रोजन को NH4 प्लस के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं वो तो क्या करेंगे? यही। यानी यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो एमाइड के रूप में होता है, लेकिन एमाइड के रूप में जैसे ही
आपकी मृदा में नाइट्रोजन रिलीज होती है तो मृदा में उपस्थित जो निकल होता है वो निकल क्या करता है, यूरेज एंजाइम का निर्माण करेगा, और यूरेज एंजाइम क्या करता है, उस एमाइड का विघटन करेगा, और विघटन करके क्या बनाएगा, अमोनियम कार्बोनेट। ये अमोनियम कार्बोनेट किसमें चेंज होगा, अमोनियम यानी NH4+ के रूप में क्या होता है, चेंज होता है। तो यूरिया का उपयोग करने के बाद आपके तो सबसे पहले अपन जैसे ही यूरिया का उपयोग करते हैं मृदा में, उपयोग करने के बाद पादप है वो नाइट्रोजन को सबसे पहले किसके रूप में ग्रहण करता है, आपके अमोनियम या NH4+ के रूप में ग्रहण करता है। लेकिन अधिकतर जो पादप होते हैं, अधिकतर जो फसलें होती हैं, वो तो नाइट्रोजन को किसके रूप में ग्रहण करती हैं, NO3- या नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती हैं। तो अभी अपन क्या करते हैं, इस अमोनिया का क्या करता है, वापिस से विघटन होता है मृदा के अंदर, यानी आपका जो NH4+ है इसका वापिस से क्या होता है, विघटन होता है। और विघटन कौन करता है, जीवाणु करता है। और कौन सा जीवाणु करता है, नाइट्रोसोमोनास। कौन करता है, नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्रोसोमोनास जब इस NH4 का विघटन करता है तो क्या बनता है, नाइट्राइड बनता है। नाइट्राइड का मतलब क्या होगा, NO2-। NO2 के रूप में कोई भी पादप नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करता है, इसलिए वापिस से क्या होता है, इसका गठन होता है। और विघटन कौन करता है, एक जीवाणु करता है, और उस जीवाणु का नाम क्या होता है, नाइट्रोबैक्टर होता है। क्या होता है, नाइट्रोबैक्टर। जब ये नाइट्रोबैक्टर इस नाइट्राइड का विघटन करता है तो जब जाके क्या बनता है, नाइट्रेट बनता है। नाइट्रेट का मतलब NO3- बनता है। जब जाके आपका पादप क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रेट की क्या करता है, ग्रहण करता है। तो यूरिया है, यूरिया में नाइट्रोजन 46% है, लेकिन यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो किस में होती है, एमाइड के रूप में। कोई भी पादप जैसे अपन यूरिया का अपन छिड़कवा विधि से देते हैं तो पादप एमाइड के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करते। तब इस एमाइड का विघटन करता है कौन सा, आपका यूरेज एंजाइम। और यूरेज एंजाइम का निर्माण कौन करता है, आपका सतुआ पोषक यानी निकल। और निकल जब इसका निर्माण करता है तब ये एमाइड का विघटन करेगा, और एमाइड का विघटन करेगा तब जाके क्या बनता है, अमोनियम कार्बोनेट। और ये अमोनियम कार्बोनेट चेंज होता है आपके अमोनियम के अंदर। और जो पादप नाइट्रोजन को NH4+ के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं वो क्या करते हैं, यहां से ग्रहण करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि यूरिया का उपयोग करने के बाद पादप सबसे पहले नाइट्रोजन को किसके रूप में ग्रहण करता है, तो NH4 या अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है। इसका विघटन कौन करता है, जीवाणु करता है, कौन सा, नाइट्रोसोमोनास। जब ये इसका विघटन करता है तो किसका निर्माण होता है, नाइट्राइड का। और नाइट्राइड को वापस विघटन होता है किसके द्वारा, नाइट्रोबैक्टर। और नाइट्रोबैक्टर किसका निर्माण करता है, आपके नाइट्रेट। तब जाके पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो आपका जो आंसर की अपन बात करें कि यूरेज एंजाइम का निर्माण कौन सा तत्व करता है, तो आपका निकल तत्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन और बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा तत्व है जो क्लोरोफिल वर्णक के निर्माण का अवयव भाग कहलाता है। तो अवयव भाग तो आपका नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दोनों दोनों ही जो तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, आपके क्लोरोफिल के निर्माण का अवयव भाग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें कि चावल में खीरा रोग की खोज किसने की थी। देखो चावल में जो खीरा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। लेकिन इसकी खोज है वो किसने की थी, YL लिनिन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। कैसी मेहता की बात करें तो गेहूं के अंदर, गेहूं के जो रोली रोग होता है उस रोली रोग क्या की थी, खोज की थी। रोली रोग का खोजकर्ता की अपन बात करें वो कौन है, आपका केसी मेहता है। ठीक है, जेवी लिबिंग है उसको अपन क्या कहते हैं, कृषि रासायनिकी का जनक कहा जाता है। का जनक कहा जाता है, कृषि रासायनिकी का जनक कहा जाता है, को देवी लिपि कहा जाता है। ठीक है, तो आपके चावल में खीरा रोग किसकी कमी से, जिंक की कमी से। और खोज किसने की थी, YL वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो मक्का की पत्तियों में लाल और बैंगनी रंग प्रकट होने का कारण क्या होता है, फास्फोरस की अधिकता है। ठीक है, और दूसरा आता है फास्फोरस की कमी, कैल्शियम की अधिकता और कैल्शियम की कमी। तो फास्फोरस की जब कमी होती है तो जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां क्या हो जाती है, लाल भूरी व बैंगनी रंग में परिवर्तित। इसकी कमी के कारण, फास्फोरस की कमी के कारण। तो पौधे फास्फोरस की कमी के कारण पौधे की पत्तियां पीली या मध्य सिरा जैसी सिराएं हरी पीली वैसी नहीं होती हैं,
फास्फोरस की कमी के लक्षण होंगे तो आपको पत्तियों का रंग कैसा दिखाई देगा, लाल, भूरा या बैंगनी रंग का दिखाई देता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि पादप में किस हो गई है, फास्फोरस तत्व की कमी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो आता है कि नाइट्रोजन नत्रजन है वो पौधों द्वारा निम्न में से किस रूप में ग्रहण किया जाता है। देखो, नाइट्रोजन को पौधे हैं वो दो रूप में ग्रहण करते हैं। एक तो आता है कौन सा, NO3- और दूसरा आता है कौन सा, NH4+। NO3- को अपन कहते हैं क्या, नाइट्रेट, और NH4+ को कहते हैं क्या, अमोनियम। है, यानी नाइट्रोजन को पौधे नाइट्रेट के रूप में भी ग्रहण करते हैं और अमोनियम के रूप में भी ग्रहण करते हैं, यानी पादप दोनों ही रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऐसी कौन सी फसलें हैं जो पादप नाइट्रोजन को पौधे हैं नाइट्रेट और अमोनियम दोनों रूप में ग्रहण करने वाली जो फसल है, यानी NO3- व NH4+ दोनों रूप में ग्रहण करने वाली जो फसलों की बात की जाए तो फसल है आपकी कौन सी, एक तो जो चावल है, गन्ना है, चाय है, आलू है। ये जो फसलें होती हैं वो क्या करती हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट और अमोनियम दोनों रूप में ग्रहण करती हैं। लेकिन लगभग जो फसल होती हैं आपकी, लगभग जो फसल हैं वो फसल क्या करती हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती हैं। लेकिन कुछ फसलें ऐसी हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट और अमोनियम दोनों रूप में ग्रहण करती हैं, वो है आपकी चावल, गन्ना, चाय और आपकी कौन सी फसल, आलू। तो पौधे के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट और NO3- दोनों ही रूप में ग्रहण किया जाता है। तो आंसर कौन सा होगा आपका, ए ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। इसके अलावा एक चीज और, आपके जो आवश्यक पोषक तत्व 17 है, उन 17 पोषक तत्व में एकमात्र तत्व है नाइट्रोजन। तो पौधा क्या करता है, धनायन के रूप में भी ग्रहण करता है और ऋणायन के रूप में भी। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो धनायन और ऋणायन दोनों रूप में ग्रहण किया जाने वाला जो पोषक तत्व है, वो पोषक तत्व आपका नाइट्रोजन है। धनायन और ऋणायन की बात करें, जैसे आपका NO3- है, कैसा चार्ज है, माइनस है, तो ऋणायन के रूप में हो गया। NH4+ कैसा चार्ज है आपका, प्लस है, तो धनायन के रूप में ग्रहण करता है। तो मात्र अपन आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में जो शामिल जो 17 पोषक तत्व हैं उनमें अपन देखें तो आपका जो नाइट्रोजन जो है इसको पादप धनायन और ऋणायन दोनों ही रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो नाइट्रोजन की कमी मुख्यतः निम्न में से होती है। तो नाइट्रोजन की कमी पुरानी पत्तियों में, बीज की पत्तियों में, नई पत्तियों में और विकासशील बिंदु के ऊपर। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों ही तत्व की कमी के लक्षण पौधे की कौन सी पत्तियों के अंदर, पुरानी पत्तियों। बीच में तो किसके दिखाई देते हैं आपके, जिंक की। नई पत्तियों के अंदर आपके कौन सा, सल्फर है, आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, क्लोरीन है और आपके निकल के। विकासशील जो बिंदु जो शीर्ष भाग होता है और शीर्ष भाग पर कौन से तत्व की कमी के लक्षण, कैल्शियम और बोरोन तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन और बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मूंगफली की बेहतर फली विकास के लिए जिप्सम की मात्रा आवश्यक होती है। देखो, यानी आपका मूंगफली है उसमें फली के अच्छे विकास के लिए, उसमें अच्छे दाने के निर्माण के लिए, उसमें कौन से जो अपन जिप्सम डालते हैं तो उसकी कितनी मात्रा डालनी चाहिए। तो जिप्सम अपन देते हैं कोई भी दलहनी फसल हो वह कोई भी तिलहनी फसल हो तो बुआई से पूर्व, बुआई से पूर्व 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से अपन को किसका उपयोग करना चाहिए, जिप्सम का उपयोग करना, क्यों करना चाहिए उसकी भी बात करेंगे। लेकिन इसमें आंसर कौन सा होगा आपका, 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर। क्यों करते हैं जिप्सम का, पहले तो अपन देखते हैं सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है KSO4.2S2। आपका ये जो जिप्सम होता है, इस जिप्सम में क्या होता है, एक तो होता है कैल्शियम पोषक तत्व, एक होता है कौन सा, सल्फर। कैल्शियम तो होता है कितना, 29.2% और सल्फर होता है कितना, 18.6%। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम जो पोषक तत्व होता है ये तो आपकी जैसे दलहनी व तिलहनी इन फसलों के अंदर जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है, की मात्रा को बढ़ाता है, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, आपका जो ये सल्फर होता है, ये सल्फर क्या करता है, जो तिलहनी जो फसल होती है, कौन सी फसल, तिलहनी फसल, इन तिलहनी फसलों में किसकी मात्रा को बढ़ाता है, तेल की मात्रा को बढ़ाता है, मात्रा को बढ़ाता है, तेल की मात्रा को बढ़ाने का काम में करता है। तो जिप्सम है वो आवश्यक क्यों होता है,
जिप्सम में उपस्थित कैल्शियम और सल्फर, कैल्शियम तो क्या करता है, दलहनी और तिलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है, और सल्फर क्या करता है, तिलहनी फसलों की मात्रा को बढ़ाने का काम में करता है। एक जो मूंगफली की जो फलियां होती हैं, उस फली के अंदर जो दाने होते हैं, उन दाने का जो निर्माण है, वो निर्माण करने का काम भी कौन सा तत्व करता है, आपका कैल्शियम करता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ये क्या रह जाती है, खाली, और खाली रह जाती है तो उस अवस्था को बोलते हैं अवस्था पॉपिंग अवस्था। पॉपिंग अवस्था का मतलब होता है मूंगफली में दाने का निर्माण न होना। वो कमी किसके कारण होती है, कैल्शियम की कमी के कारण। तो जिप्सम कितना देना चाहिए अपन को, 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन देखें कि पर्णरंध्रों का खुलना किससे संबंधित है, यानी पौधों की पत्तियों में उपस्थित जो रंध्रावकाश होते हैं, उन रंध्रावकाशों को खोलने का जो काम है, वो काम कौन सा पोषक तत्व करता है। तो ये क्वेश्चन आपके सुपरवाइजर में पूछा गया है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, आपका पोटाश होता है। कैसे, आपका जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों में उपस्थित जो रंध्र होते हैं या रंध्रावकाश होते हैं, उनको खोलने और बंद करने वाला तत्व पूछा। तो तत्व तो होता है कौन सा, पोटास, यानी पोटास तत्व होता है, वो पादप की पत्तियों में उपस्थित रंध्रावकाश को बंद भी करेगा और उनको खोलेगा भी। लेकिन यही स्थिति हार्मोन की पूछ ली जाए, हार्मोन। तो इन रंध्रावकाशों को रंध्रावकाश को खोलने वाला हार्मोन पूछा जाए, खोलने वाला हार्मोन तो आता है कौन सा, साइटोकाइन। और यही रंध्रावकाश बंद करने वाला हार्मोन है, वो है आपका एबीए का मतलब होता है एब्सिस। क्या होता है, एब्सिसिक एसिड। यानी ऐसा तत्व कौन सा होगा जो पादप की पत्तियों में उपस्थित रंध्रों को खोलने और बंद करने का काम करता है, तो है आपका पोटास। और आपके पादप में जो हार्मोन्स की अपन बात की जाए, तो पादप में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो रंध्रावकाशों को खोलने का काम करता है, वो है आपका साइटोकाइनिन। लेकिन बंद करने का काम कौन सा, आपका एब्सिसिक एसिड, जिसको अपन क्या कहते हैं, एबी कहते हैं। लेकिन पर्णरंध्रों को खोलने का काम और बंद करने के काम कौन सा, आपका पोटास तत्व है करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि फास्फोरस आवश्यक होता है, फास्फोरस किसके लिए आवश्यक होता है, शाखा वृद्धि के लिए, जड़ विकास के लिए, जीवाणु विकास के लिए, कवक विकास के लिए। तो आपका जो फास्फोरस होता है वो क्या करता है, पादप के अंदर जड़ों के विकास के लिए, जड़ का निर्माण करने में सहायक होता है। कोई भी पादप हो, उस पादप में तो जड़ का जो निर्माण है, वो निर्माण करने वाला तत्व कौन सा होता है, फास्फोरस। एक आपकी जो लेग्यूम कुल की जो फसल, लेग्यूमिनेसी कुल की फसल होती है, या अपन ये कह सकते हैं कि आपकी जो दलहनी जो फसल होती है, उन दलहनी फसल या लेग्यूम कुल की फसलों की जो जड़ होती हैं, उन जड़ों में जो गांठ होती हैं, गांठों को अपन कहते हैं क्या, बैक्टोइड। उन बैक्टोइडस गांठों का जो निर्माण है, वो निर्माण करने वाला तत्व भी आपको पूछा जाए, आपका फास्फोर। तो कोई भी पादप हो, पादप में जड़ों का जो निर्माण है, उन जड़ों की वृद्धि को बढ़ाने का काम है, कौन सा तत्व करता है, फास्फोरस तत्व। लेकिन जो लेग्यूमिनेसी कुल की, जो फेवेसी कुल की जो, या अपन स्पेसिफिक रूप से अपन बोल रहे हैं कि जैसे दाल वाली जो फसल, उन दाल वाली फसलों की जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों में क्या होती है, गांठ। उन गांठों को अपन कहते हैं बैक्टोइडस। उन बैक्टोइडस गांठों का जो निर्माण करने वाला है, कौन सा होता है, आपका फास्फोरस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ओपन बढ़े, तो आता है कि फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग किसका आंकलन करने के लिए किया जाता है। देखिएगा, आपका जो फ्लेम फोटोमीटर जो उपकरण है, इस उपकरण के द्वारा कौन से तत्व की मात्रा को पता अपन लगा सकते हैं। तो आपका जो पोटास जो तत्व होता है, पोटास तत्व की मात्रा का पता लगाने के लिए अपन कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं,
फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग करते हैं। लेकिन वही अपन करें फास्फोरस की मात्रा का पता लगाने के लिए, तो एक तो आता है आपका कैलोरीमीटर और एक आता है आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आपका जैसे जिंक होता है, जिंक के लिए अपन काम लेते हैं डब्ल्यूएस एटॉमिक स्पेक्ट्रो जो फोटोमीटर आता है, यानी जो डब्ल्यूएस जो उपकरण आता है उसके द्वारा अपन क्या करते हैं जिंक की या जो अन्य भी जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा का पता लगाने के लिए डब्ल्यूएस। तो फ्लेम फोटोमीटर के द्वारा अपन कौन से तत्व का आंकलन करते हैं, पोटास जो तत्व होता है उसका क्या किया जाता है, आंकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें कि दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों का जो निर्माण है वो कौन तत्व करता है। अभी अपन ने कहा कि जो दलहनी जो फसलें होती हैं उन दलहनी फसलों की जड़ों में क्या होती हैं, गांठ, और उन गांठों को अपन कहते हैं क्या, बैक्टोइडस। और इन बैक्टोइडस गांठों का जो निर्माण है, निर्माण कौन सा करता है, फास्फोरस तत्व करता है, फास्फोरस तत्व करता है। और ये फास्फोरस तत्व के द्वारा ही दलहनी गांठों का और जड़ों का निर्माण भी कौन सा, फास्फोरस होता है। इसलिए आपका आंसर कौन सा होता है, फास्फोरस। ठीक है। जैसे अपन देखें कि आपका कोई भी लेग्यूम का पादप या कोई दलहनी फसल का पादप है, मान लो दलहनी फसल है, क्या है, पादप, या आपका कोई भी पादप है, पादप की पादप का जो निर्माण है, निर्माण कौन सा, फास्फोरस है, फास्फोरस। अब इसके अंदर जो जड़ें होती हैं उन जड़ों के अंदर क्या होती हैं, गांठें होती हैं, गांठ होती है। तो आपकी दलहनी या जो लेग्यूमिनस फसल होती है, गांठें होती हैं। और गांठों का अपन कहते क्या है, बैक्टोइड। और इन्हीं गांठों का जो निर्माण है, तो निर्माण कौन सा, फास्फोरस। यानी अपन एक लेग्यूम कुल का पादप लें, पादप के अंदर अपन देखें कि जो जड़ें होती हैं उन जड़ों का निर्माण कौन सा, फास्फोरस। लेकिन उन जड़ों के अंदर जो छोटी गांठ होती है उन गांठों को कहते हैं बैक्टोइडस। उन बैक्टोइडस गांठों का निर्माण भी कौन करता है, फास्फोरस। इन बैक्टोइडस गांठों के अंदर क्या पाया जाता है, एक जीवाणु पाया जाता है, और उस जीवाणु का नाम होता है राइजोबियम। क्या होता है, राइजोबियम। अब ये राइजोबियम जो जीवाणु होता है, होता कैसा जीवाणु है, तो ये होता है वायवीय। मतलब वायवीय जीवाणु का मतलब इसको ऑक्सीजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। मतलब अवायवीय जीवाणु एक होते हैं वायवीय। ऑप्शन के आधार पर अपन देखें तो अवायवीय जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, और वायवीय कौन सी जिनकी आवश्यकता होती है। लेकिन कार्य की अपन बात करें तो ये राइजोबियम जीवाणु कार्य क्या करता है, वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करता है। क्या करता है, स्थिरीकरण करने का क्या करता है, काम करता है। आगे अपन देखें कि आपकी ये जो गांठ होती है, इस गांठ के अंदर क्या पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है, और उस एंजाइम का नाम होता है नाइट्रोज, नाम होता है नाइट्रोजनेज एंजाइम। और नाइट्रोजनेज एंजाइम का जो निर्माण है, वो निर्माण कौन करता है, आपका करता है, मोलिब्डेनम करता है। अब ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो कैसा एंजाइम है, तो ये भी क्या होता है, एवाईवी। कैसा एंजाइम होता है, एवाईवी एंजाइम। मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। कार्य की अपन बात करें, ये भी काम क्या करता है, वही तो नाइट्रोजन करने का काम है, करता है। यानी ये भी क्या करेगा, नाइट्रोजन काम में करता है। या इसके अलावा अपन देखें कि ये जो गांठ होती हैं, इन गांठों के अंदर एक जीन भी पाया जाता है, और उस जीन का नाम होता है निफ जीन। और ये निफ जीन भी क्या काम कर, कार्य की अपन बात करें, क्या काम करेगा,
ये भी क्या करता है, नाइट्रोजन का काम करता है। क्या काम करेगा, नाइट्रोजन काम में करता है। अब ये जो गांठ होती है, इन गांठों के अंदर एक वर्णक पाया जाता है और उस वर्णक का नाम क्या होता है, लेग हीमो। क्या होता है, लेग हीमो। और लेग हीमोग्लोबिन वर्णक का जो निर्माण है, वो निर्माण कौन करते हैं, एक तो आयरन और दूसरा कौन सा करता है, मैग्नीज। इस लेग हीमोग्लोबिन के कारण इन दलहनी फसलों की जड़ों में या लेग्यूमिनेसी कुल की जड़ें होती हैं, उन जड़ों में उपस्थित ये जो बैक्टीरियोडस गांठ होती है, बैक्टीरियोडस गांठों का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो अपन यही लिख देते हैं, गांठों का रंग। वो गांठों का रंग इस लेग हीमोग्लोबिन बनने के कारण होता है गुलाबी व हल्के बैंगनी रंग का। ये काम क्या करता है लेग हीमोग्लोबिन, ये क्या करता है, ऑक्सीजन जो O2 होती है उस O2 विनिमय का काम करता है, यानी भाषा में अपन बोले कि ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है आपका दलहनी पादपों के अंदर, या आपकी लेग्यूम कुल की जो एक हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, वो क्या करता है, ऑक्सीजन या आपका जो श्वसन है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, सप्लाई करने का काम करता है, O2 करने का काम में करता है। तो आपकी जो दलहनी जो फसलें होती हैं, उन फसलों में जड़ों का निर्माण कौन करेगा, फास्फोरस करता है। उन जड़ों में उपस्थित जो गांठ होती है उसका निर्माण कौन करता है, फास्फोरस। उन गांठों में उपस्थित जो जीवाणु होता है उसका नाम क्या होता है, राइजोबियम। जो क्या होगा, वायवीय जीवाणु होता है, जो क्या काम करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। इन्हीं ही गांठों के अंदर एक एंजाइम भी होता है जिसको अपन कहते हैं नाइट्रोजनेज, जिसका निर्माण कौन करता है, मोलिब्डेनम। इसलिए दलहनी फसलों के लिए जो मोलिब्डेनम तत्व है वो नाइट्रोजन करने के लिए होता है आवश्यक। अगर दलहनी फसलों को मोलिब्डेनम तत्व नहीं उपलब्ध करवाया जाए तो आपका नाइट्रोजनेज एंजाइम का निर्माण नहीं होता है। उसी गांठ के अंदर एक जीन होता है जिसको अपन कहते हैं निफ्टीन, जो भी क्या काम करता है, नाइट्रोजन का काम करता है। और एक जो गांठ होती है, उसी गांठ के अंदर एक वर्णक भी पाया जाता है जिसको अपन कहते हैं लेग हीमोग्लोबिन, जिसका निर्माण करने वाले तत्व हैं आयरन और मैग्नीज। तो इस लेग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण इन गांठों का रंग कैसा होता है, आपका गुलाबी व हल्के बैंगनी रंग का होता है। और काम क्या करता है, ऑक्सीजन विनिमय या O2 विनिमय का काम करता है कौन, लेग हीमोग्लोबिन करता है। क्वेश्चन था अपना कौन सा, कि दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों का निर्माण करने वाला तत्व कौन सा, आपका फास्फोरस जो तत्व है वो क्या करता है, गांठों का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की आज के अपने जो क्वेश्चन थे, साप्ताहिक जो एग्रीविजन क्यूज के नाम से अपना जो टेलीग्राम पर डे के हिसाब से जो क्वेश्चन डाले जाते हैं प्रयास कोचिंग के द्वारा, तो प्रयास एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट द्वारा पर डे के हिसाब से जो एग्रीविजन के नाम से जो डेली क्वेश्चन अपन डालते हैं उनके सॉल्यूशन की अपन ने बात की। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो